नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक हल 2022 कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से टोटल 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं वार्षिक परीक्षा 2022 में, जिसमें 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 2 है और 3 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 1। इस तरह से टोटल 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस चैप्टर के क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला पार्ट है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान होगा। तो जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो उस स्थिति में विविक्त कर मतलब d का मान 0 होता है या शून्य होता है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शून्य। इसके बाद जो इसका अगला पार्ट है, इसमें कहा गया है समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इसमें हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है। तो इसके मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, मतलब वास्तविक और भिन्न होंगे। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको देखते हैं कैसे होंगे। जैसा कि यहाँ पर इसमें दिया हुआ है x² + x - 1 = 0। यह एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम इसमें विविक्त कर निकाल लेते हैं। विविक्त कर होता है d = b² - 4ac। यहाँ पर b x का गुणांक है। यदि हम इसकी तुलना इससे कर दें ax² + bx + c = 0, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इससे यदि इस द्विघात समीकरण की तुलना करें तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ a है, यहाँ x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। यहाँ पर x का गुणांक 1 है, इसलिए यहाँ पर x गुणांक b है तो b = 1 हो जाएगा और c = -1 हो जाएगा। इस तरह से a b c के मान इस द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करने पर प्राप्त हो जाते हैं। अब यदि इस विविक्त कर में a b c के मान रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। b² मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर -4a, a का मान 1 है और c का मान -1 है, -1। यहाँ पर ये सभी गुणा में हैं तो यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा 1 - 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +4 आ जाएगा इस सभी का गुणा करने पर। तो यहाँ पर 5 आ गया टोटल। तो यहाँ पर d का मान कितना आ गया, 5, मतलब धनात्मक। तो जिस स्थिति में d का मान धनात्मक होता है उस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग, मतलब वास्तविक और भिन्न होंगे। इसका अगला पार्ट है तीसरा नंबर। इसमें कहा गया है किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होती है, क्योंकि उसका नाम ही है द्विघात समीकरण, मतलब 2 घात वाला समीकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2। इसका अगला पार्ट है चौथा नंबर। इसमें कहा गया है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्त कर होगा। जैसा कि हम जानते हैं विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं। d = b² - 4ac, यह विविक्त कर का मान होता है। d = b² - 4ac, यह विविक्त कर होता है। d यहाँ विविक्त कर है। इसका जो 5वां पार्ट है इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। इसमें द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, इसमें से हमें इन चारों ऑप्शनों में से एक द्विघात समीकरण बताना है जिसके मूल वास्तविक हो। यहाँ पर x² + 9x + 4 = 0, यह एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इस द्विघात समीकरण के हम मूलों की प्रकृति को देखते हैं, वास्तविक आता है या फिर कुछ और। तो यहाँ पर इसके लिए हम विविक्त कर का मान निकालेंगे, d = b² - 4ac, यह विविक्त कर बराबर होता है। तो यहाँ पर हम पहले a b और c निकाल लेते हैं। तो a, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि x² का गुणांक होता है, तो यहाँ पर 1 है इसका गुणांक, और b यहाँ पर x का गुणांक 9 है और c यहाँ पर 4 है जो अचर पद है।
तो ए बी सी यह निकाल चुके। अब इसमें रख देते हैं मान, तो डी बराबर इधर बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, और -4, ए का मान 1 है और सी का मान 4 है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 81 - 4 चौको 16, एकम 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। इसके बाद जब 81 में 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। अब यहाँ पर 65 हम देखते हैं कि डी का मान मतलब विविक्त कर का मान 65 मतलब धनात्मक है। तो जब विविक्त कर का मान धनात्मक होता है तो उस स्थिति में द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, इसलिए इसका ए नंबर सही हो जाएगा, x² + 9x + 4 = 0। स्टूडेंट, अब इसका जो छठवां पार्ट है इसमें कहा गया है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 के मूल होंगे। इसका ए नंबर सही हो जाएगा 3/2 और 2, यह इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। तो हम इसको ज्ञात भी करते हैं, कैसे यह आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 यह दिया हुआ है, इसके मूलों को ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम इसमें गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले अचर पद और x² के गुणांक का गुणा करते हैं आपस में। जब इसका गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर यह बीच वाली संख्या आ जाए और गुणा करने पर यह 12 ही प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर देखते हैं 12 के गुणनखंड 4, 3, 2, 1 और भी इसके जो गुणनखंड हैं 6 हैं और 12, यह इसके 12 के गुणनखंड हैं। यदि हम इनमें देखें तो 4 और 3 यह दो गुणनखंड ऐसे गुणनखंड हैं कि इनको जोड़ने पर यह बीच वाली संख्या 7 प्राप्त हो जाएगी और इन्हीं का आपस में गुणा करने पर यह 12 का 12 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इन्हीं दो गुणनखंडों को इसमें लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² - 7 की जगह हम लिख सकते हैं 4 + 3 या फिर 3 + 4, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 4 + 3 लिख लेते हैं। फिर इधर x है क्योंकि, तो 4 3 7x हो जाएगा, एज इट इज, माइनस का माइनस रहेगा, +6 = 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x का और इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे। तो 2x² माइनस का गुणा होगा तो -4, x का गुणा होगा तो x, फिर माइनस का गुणा इधर होगा तो -3 और x हो जाएगा, +6 = 0। इसके बाद यहाँ पर 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर 2x² - 4x, एक जोड़ा यह बन जाएगा। फिर इधर माइनस है, अब माइनस जैसे ही आता है और जोड़ा बनाने के लिए कोष्टक लगाना होता है, तो जब कोष्टक के जस्ट बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर हम चिन्ह बदल देते हैं कोष्टक बंद करने पर। तो यहाँ पर 3x, फिर इधर प्लस है तो माइनस का हो जाएगा 6 = 0। यह संख्या चूंकि बाहर माइनस में थी तो अंदर प्लस में हो जाएगी, यह संख्या प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी अंदर। अब यहाँ पर इसमें से कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ क्या होता है, जो इन दोनों संख्याओं में दोनों एक जैसी हो, कोई संख्या या फिर कोई भी चर या अचर, कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 का इसमें भी भाग चला जाएगा और 2 का इसमें, मतलब 2 इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है और x भी इन दोनों में है। तो यहाँ से 2x निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पर 2x जब कॉमन निकालेंगे तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा -2 निकल गया, तो इधर 2 दूनी 4 होता है तो 2 आ जाएगा, x निकल गया। तो यहाँ पर माइनस का अब इधर निकालें कॉमन तो 3 निकल जाएगा, तो 3 का भाग 3 में देंगे, एक बार जाएगा, x बचेगा, -3 दूनी 6, इधर 2 बचेगा, = 0। मतलब कॉमन निकालने का मतलब यह है कि जो संख्या हमने कॉमन निकाली है उसी का उसमें भाग देकर फिर जो बचता है भागफल उसको लिखते जाना है। जैसे कि यहाँ 3 का भाग 3 में दिया तो एक बार गया, 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही रहेगा, तो x बचेगा। मतलब 3 का 3 में भाग दिया तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, x बचेगा। 3 का 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचेगा। इस तरह से हम इसमें कॉमन निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब इस तरह से हमने कॉमन निकाल लिया, अब हम इसमें क्या करेंगे, पूरे पद में कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वाले पद और इस वाले पद दोनों पदों में x-2 और x-2 कॉमन है। तो यहाँ पर जब हम x-2 कॉमन निकाल लेंगे, x-2, तो इधर क्या बचेगा, या तो निकलेगा कॉमन, तो इधर बचा 2x, इधर से यह संख्या कॉमन निकल जाएगी तो इधर बचेगा -3 = 0, यह एज इट इज रहेगा। इसके बाद यदि हम इसमें अलग अलग के बराबर 0 लिखें तो यहाँ पर जब इसके बराबर 0 लिखेंगे तो 2x - 3 = 0,
तो इधर से हो जाएगा 2x बराबर, यह 3 माइनस का हट जाने पर प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3/2, क्योंकि यह 2 इसके साथ गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगा। तो x का यह एक मान यह आ जाएगा। और यदि हम इस वाले गुणनखंड के बराबर 0 लिखें तो x - 2 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का हट जाने पर प्लस का हो जाएगा। इस तरह से इसके यह दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। स्टूडेंट, इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसके सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है एक समीकरण px बराबर 0 जहाँ px घात 2 का बहुपद हो, खाली स्थान समीकरण है। तो यहाँ पर वह द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि px बराबर 0 दिया हुआ है, जहाँ पर px एक बहुपद है और बहुपद के बराबर में 0 है। तो जब बराबर में 0 हो और कोई बहुपद हो द्विघात 2 घात वाला, तो उस स्थिति में 2 घात वाला यह एक समीकरण हो जाएगा, अर्थात द्विघात समीकरण होगा। इसका दूसरा प्रश्न है, इसमें कहा गया किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खाली स्थान मूल होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या 2 ही होगी। तो हम खाली स्थान में 2 भर देंगे। इसका तीसरा पार्ट है समीकरण x - 3 x + 4 बराबर 0 के मूल खाली स्थान है। इसके मूल बताना है क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने इसका आंसर लिख दिया है, इसके मूल 3, -4 हैं। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि जो इसके यह मूल दिए हुए हैं, इसका जो आंसर लिखा हुआ है यह कैसे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर यह समीकरण इसके बराबर 0 दिया हुआ है, तो यदि हम इसके बराबर एक बार 0 लिखें, इधर x - 3 बराबर 0, तो इधर पर हो जाएगा x बराबर 3, क्योंकि इधर माइनस का उस हट जाने पर प्लस का हो जाएगा। और यदि हम इसके बराबर 0 लिखें, मतलब x + 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का हो सट जाने पर माइनस का। तो इस तरह से इसके दो मूल 3, -4 होंगे। इसका चौथा पार्ट है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान खाली स्थान होगा। तो जब किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो विविक्त कर का मान 0 होता है, मतलब d बराबर 0 प्राप्त होता है। अब इसका जो पांचवा पार्ट है, इसमें कहा गया है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के विविक्त कर का सूत्र है d बराबर, तो यहाँ पर d बराबर b² - 4ac हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। इसमें सत्य असत्य लिखिए, यह प्रश्न में कहा गया है। तो यहाँ पर इसका जो पहला पार्ट है, इसमें कहा गया है एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 ही मूल होते हैं, और मतलब वह द्विघात समीकरण है तो उसके फिक्स 2 ही मूल होंगे। तो यहाँ पर इसमें जो कहा गया है एक से अधिक मूल हो सकते हैं, यह कथन बिल्कुल असत्य है। और इसका जो अगला पार्ट है, इसमें कहा गया है समीकरण x - 1 बराबर 0 के मूल 0 और -1 होंगे, यह कथन भी बिल्कुल असत्य है, क्योंकि x - 1 बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसके मूल यदि हम देखें तो पहले x बराबर 0 लिखेंगे तो x का मान तो 0 आ जाएगा 1, और यदि हम x - 1 बराबर 0 लिखें, इसके बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है, उस तरफ जाने पर प्लस का हो जाएगा। तो इसके जो मूल होंगे 0, 1 होंगे, मतलब 0 और 1 होंगे। जबकि इस प्रश्न में कहा गया है इसके मूल 0 और -1 होंगे, तो यह कथन भी बिल्कुल असत्य हो जाएगा। स्टूडेंट, अब इसका जो अगला पार्ट है, इसमें कहा गया है x² - 4x + 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे, यह कथन सत्य कथन है। इसको देखते हैं इसके मूल समान हैं वो किस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है x² - 4x + 4 बराबर 0, तो यहाँ पर हम विविक्त कर मतलब d का मान निकालेंगे। विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर b² मतलब इधर x का गुणांक, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4ac, 4 a का मान कितना है, इसका गुणांक 1 है, c का मान 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, c का मान 4 है तो 4 लिख देंगे।
इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16, इधर हो जाएगा 16, माइनस का वर्ग प्लस में ही आता है, इधर हो जाएगा 4 चौको 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। जब इधर 16 में से 16 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, मतलब d का मान कितना आ गया है 0। जब d मतलब विविक्त कर का मान 0 होता है तो उस स्थिति में समीकरण के मूल समान होते हैं, इसलिए यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। अब इसका जो चौथा पार्ट है इसमें कहा गया है ax प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो इस क्वेश्चन में ax प्लस बी बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहा गया है, जो कि असत्य कथन है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चर x है इसकी अधिकतम घात 1 है, जबकि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो यह एक रैखिक समीकरण है, ना कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक घात वाला समीकरण रैखिक समीकरण ही कहलाता है, इसलिए यह कथन भी बिल्कुल असत्य कथन होगा। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, यह कहा गया है, मतलब एक शब्द या फिर एक वाक्य में हमको उत्तर देना है। तो इसका जो पहला पार्ट है इसमें कहा गया है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मान b² माइनस 4ac क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो b² माइनस 4ac यह दिया हुआ है, यह विविक्त कर कहलाता है, जिसको d से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके आंसर में लिख देंगे विविक्त कर। स्टूडेंट, अब इसका दूसरा पार्ट है, इसमें कहा गया है यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हों तो उस समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा। मतलब उस समीकरण के विविक्त कर का मान बताना है कैसा होगा। तो विविक्त कर बराबर 0 होगा जब समीकरण के जो मूल हैं वह समान और वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है यदि किसी समीकरण के विविक्त कर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। यदि किसी समीकरण के विविक्त कर का मान ऋणात्मक आता है, मतलब d बराबर ऋण वाली कोई संख्या आती है सॉल्व करने पर, तो उस स्थिति में जो वह समीकरण है उसके जो मूल हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी, मतलब मूल कैसे होंगे। तो उस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब वह मूल काल्पनिक होंगे। अब इसका अगला पार्ट है, इसमें कहा गया है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस स्थिति में समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। अब हमें बताना है कि जब विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस स्थिति में मूल कैसे होंगे। तो उस स्थिति में मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होंगे। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है जांच कीजिए कि समीकरण x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें हमें इस वाले समीकरण को बताना है यह द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो इस तरह के समीकरण को हम देखकर नहीं बता सकते कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण में 3 की घात है, 3 की घात वाले को हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते। द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है यह 3 की घात वाला पद कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए हम पहले नंबर इसको सरल करेंगे। सरलतम रूप यदि द्विघात समीकरण के रूप का है तो फिर हम उसे द्विघात समीकरण कह सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो इसमें हम a माइनस b का होल क्यूब वाली सर्वसमीका का यूज करके इसको सरल करेंगे। तो हमने यहाँ पर सर्वसमीका लिख दी है। यहाँ पर a माइनस b का होल क्यूब इसके बराबर a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ यह होता है इसके बराबर में। तो हम इसी सर्वसमीका के अनुसार इसको सरल कर लेते हैं। इधर हमारा a की जगह पर x है और b की जगह पर 2 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ हम लिखेंगे x, जहाँ b है वहाँ लिखेंगे 2। तो चलिए हम इसमें a³ है तो इधर x का क्यूब कर लेते हैं। फिर है माइनस 3a² b, तो इधर लिखेंगे माइनस 3a², a का मतलब x का स्क्वायर करेंगे और b 3a², अब b लिखना तो b की जगह हमारा 2 है। इसके बाद प्लस 3ab² प्लस 3a हमारा x है और b 2 है।
तो b का वर्ग करना है तो 2 का वर्ग कर देंगे। इसके बाद माइनस बी क्यू, माइनस b हमारा 2 है तो 2 का क्यू कर देंगे। अब इसको सरल करेंगे और अच्छे से, तो इधर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इधर एक्स क्यू एज इट इज रहेगा। इसको जब सरल करेंगे तो इधर 2 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 6, माइनस है तो माइनस 6x² हो जाएगा, x² एज इट इज है। फिर इधर जब इसमें पहले नंबर इसका वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 का इस 3 में गुणा होगा तो 12 प्लस 12x हो जाएगा क्योंकि x है। इधर 2 का क्यू 8 होता है तो माइनस 8। अब यहाँ पर इसमें हम एक्स क्यू और एक्स क्यू एक तरफ ले आते हैं, मतलब एक जैसे पदों को एक तरफ लाते हैं। तो इधर एक्स क्यू, तो इधर एक्स क्यू एज इट इज है, यह वाला एक्स क्यू आएगा तो इधर प्लस में है तो एक्स क्यू माइनस में आ जाएगा। फिर इधर माइनस का 4x² है, इधर से x² वाला पद 6x² इस साइड आएगा तो इधर हो जाएगा प्लस में क्योंकि माइनस में है तो प्लस 6x²। फिर इधर माइनस का x है, इधर 12 आ जाएगा इस साइड तो इधर हो जाएगा माइनस 12x यह वाला पद। इसके बाद प्लस 1, यह 8 भी साइड आ जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 8, इस साइड बचेगा 0। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्स क्यू और एक्स क्यू यह एक जैसे हैं तो यह कैंसिल हो जाएंगे। इधर 4x² माइनस का है, 6x² प्लस का, तो इधर बचेगा 2x²। इसके बाद इधर माइनस माइनस के हैं यह, तो इधर हो जाएंगे टोटल 13 बार 1 13x। इसके बाद इधर भी यह प्लस प्लस के हैं तो प्लस 9 बराबर 0। तो यह एक हम देख सकते हैं द्विघात समीकरण है, क्योंकि इधर चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए हम इस तरह के सवालों को सरल किए बिना नहीं बता सकते यह द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको सरल करना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में भी हमें क्वेश्चन 5 की तरह बताना है जो यह समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे, पहले इस समीकरण को सरल करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसका गुणा इसमें करेंगे और इस पद का गुणा इसमें कर देंगे, तो यह सरल हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है। तो चलिए इसमें गुणा कर देते हैं। 2x का पहले x से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 2, और x का गुणा होगा तो x²। इधर फिर 2x का 3 में करेंगे तो माइनस का है या प्लस का, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। 2 का 3 से होगा गुणा तो 6, और x एज इट इज रहेगा। इसके बाद हम इस 1 का गुणा भी इन दोनों में कर देंगे। तो 1 का गुणा x से करेंगे तो यह माइनस का है, प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस x ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा x में करने पर वही आएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे, यह माइनस माइनस के हैं तो प्लस का हो जाएगा 3, 3 एकम 3। इधर इस तरफ भी सॉल्व कर लेते हैं। तो x का x से गुणा होगा तो x², इधर x का फिर माइनस 1 से गुणा होगा तो माइनस का x, इधर 5 का x से गुणा होगा, प्लस प्लस के हैं तो प्लस 5x। इसके बाद 5 का 1 से गुणा होगा तो माइनस प्लस है तो इधर माइनस का 5 आ जाएगा। इसके बाद अब हम इसको एक तरफ ले आते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो इधर 2x² है, इधर से x² आएगा तो इधर हो जाएगा x²। फिर इधर माइनस का 6x, यहाँ से x आएगा तो इधर ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा x। यहाँ से जब x आया था तो इधर माइनस में हो गया, क्योंकि इधर प्लस में था। यह वाला x माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा। इसके बाद इधर है माइनस का x, और इस तरफ है प्लस का 5x, तो इस तरफ आने पर माइनस का 5x हो जाएगा। इधर प्लस का 3 है और यह 5 आ जाएगा इस तरफ, तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर किस तरफ 0 बचेगा। अब यहाँ पर 2x² में से 1x² माइनस होगा तो इधर बचेगा x², 1x² बचेगा। इधर 6x माइनस के हैं और 1x यह है माइनस का, और 5x यह है माइनस के, तो टोटल 5 1 6x यह हो गए माइनस के, और 6x यह माइनस के, तो 12 है x हो गए माइनस के। तो इधर हम लिखेंगे माइनस 12x, और प्लस के कितने x हैं, प्लस का केवल एक ही x है, तो इधर प्लस का 1x है तो 1x लिख लेंगे, प्लस का x। इसके बाद 5 3 8 हो जाएंगे तो प्लस 8 बराबर 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इधर x², इधर एक प्लस का है, 12 माइनस के हैं तो इधर बचेगा माइनस का 11x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x² माइनस 11x प्लस 8 यह 2 घात वाला एक समीकरण है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें जब सरल करने के बाद लास्ट में यह देखना होता है कि इस समीकरण में जो चर प्रयोग किया गया है, जैसे x है इधर चर, तो इसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। यदि 2 है तो वह द्विघात समीकरण है, यदि 2 से कम है या फिर 2 से अधिक है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। स्टूडेंट चलिए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी यह समीकरण जो दिया हुआ है इसको बताना है द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो इसको सरल करके हम चेक करते हैं द्विघात समीकरण आता है या फिर नहीं आता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है x + 2 का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो हमें a + b का होल क्यूब वाली सर्वसमीकरण यहाँ पर यूज करनी होगी, तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सर्वसमीकरण यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया a + b का होल क्यूब, जो इसके बराबर होता है वह क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह 2 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो इधर हो जाएगा a³ मतलब x का क्यूब हो जाएगा, तो x³, इसके बाद + 3a², तो a² है हमारा x, तो x का स्क्वायर कर देंगे, b की जगह पर 2 लिखेंगे। इसके बाद + 3a की जगह पर x है और b² मतलब 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद हो जाएगा + b³ मतलब 2 का क्यूब। इस साइड 2x का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 2 का गुणा इससे होगा तो इधर 2 ही रहेगा, और x का गुणा होगा तो इधर हो जाएगा x³, क्योंकि इधर x² है इधर x है। इसके बाद 2x का गुणा 1 से होगा तो -2x ही रहेगा। इसके बाद इसको जब सरल करते हैं और तो इधर हो जाएगा x³, इधर हो जाएगा 2 का गुणा 3 में करने पर 6x² प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 4 का इस 3 से गुणा करेंगे तो 12 और x एज इट इज रहेगा। इसके बाद 2 का घन करेंगे तो 2 का घन 8 हो जाएगा। यहाँ 2x³ - 2x एज इट इज रहेगा। इसको इस तरफ लाएंगे तो फिर इधर हो जाएगा x³, इधर से x³ वाला पद आएगा तो इधर हो जाएगा -2x³, इधर 6x² प्लस का है तो एज इट इज रहेगा। फिर इधर से 12x भी एज इट इज रहेगा, और इधर 2x इस तरफ आएगा तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 2x। इसके बाद +8 है बराबर 0 बचेगा इस तरफ, क्योंकि इस तरफ के सभी पद इस तरफ आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं x³ एक प्लस का है और x³ इधर 2 माइनस के हैं, तो इधर हो जाएगा माइनस का x³, तो यहाँ पर माइनस का x³ बचेगा, इधर प्लस का 6x² है, इधर 12x प्लस के हैं, 2x भी प्लस के हैं, तो इधर पर हो जाएगा +14x + 8 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट में यहाँ पर जो सरल करने के बाद प्राप्त हुआ है, यह समीकरण 3 घात वाला समीकरण प्राप्त हुआ है, क्योंकि इधर आप देख सकते हैं जो चर है उसकी अधिकतम घात इधर 3 है, तो यहाँ पर यह द्विघात समीकरण ना होकर त्रिघातीय समीकरण होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। स्टूडेंट चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें इस प्रश्न में यह कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक सामान्य चाल से मतलब फिक्स चाल से चल रही है। यदि उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति आवर मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे
की कमी कर दी जाए, मतलब उसकी चाल जैसे हाई स्पीड पर चल रही है उसको कम कर दिया जाए, तो वह उसी दूरी मतलब 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेती है, मतलब अधिक टाइम लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इस स्थिति में हमें क्या करना है, इस प्रश्न में कहा गया था निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त करना है। इसमें हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए एक गणितीय रूप में जो इसका समीकरण बनेगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और तय की गई दूरी 480 किलोमीटर है, जैसा कि इस प्रश्न में दिया भी गया था। हमने रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। इसके बाद हमें चाल और दूरी यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके समय को ज्ञात करेंगे। तो चाल और दूरी के आधार पर हम समय ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल। जैसा कि हम यह जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, क्योंकि यह चाल यहाँ पर आ जाएगी और यह समय यहाँ पर आ जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल और चाल बराबर दूरी बटे समय, यह समय इधर पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ पर समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो अब समय कितना हो जाएगा, दूरी हमारी 480 है तो दूरी की जगह पर 480 किलोमीटर है तो 480 लिख देंगे और चाल हमारी x किलोमीटर पर आवर है तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब प्रश्न में आगे कहा गया था कि यदि रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाए, तो अब यहाँ पर जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो फिर समय इस स्थिति में क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पर दूरी तो फिक्स है तो यहाँ पर 480 ही रहेगा दूरी में, लेकिन यहाँ पर जो हमारी चाल है, चाल कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं पहले हमने चाल को x माना था, x में से हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि माइनस कर देंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा। तो इस स्थिति में समय बराबर 480 बटे x माइनस 8 हो जाएगा। प्रश्नानुसार अब जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दी जाए तो उस स्थिति में रेलगाड़ी 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 480 बटे x माइनस 8, जो यह हमारा समय है। समय जब हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया है चाल को, तब उस स्थिति में यह जो समय है, यह समय पहले वाले समय से जितना समय पहले लगता था, पहले समय कितना लगता था 480 बटे x, इतने घंटे पहले समय लगता था। तो इस समय से जितना पहले लगता था उस समय से 3 घंटे अधिक समय लेती है जब रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। तो यह भी समय है दूरी बटे चाल और यह भी समय है दूरी बटे चाल। तो जो पहले वाला समय था उससे 3 घंटे अधिक समय कब लगता है, अब लगता है जब हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटे रेलगाड़ी की चाल कम कर दी है। तो अब इस समीकरण को हम क्या कर देंगे, सरल कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम इस वाले पद को इस तरफ लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8, इधर यह प्लस में है, इस साइड आने पर माइनस में हो जाएगा 480 बटे x बराबर 3, यह एज इट इज रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम में तो हमारा क्या आ जाएगा, जो यह दोनों हैं दोनों संख्या एलसीएम में आ जाएगी, मतलब x भी आ जाएगा एलसीएम में और x माइनस 8 यह भी एलसीएम में आ जाएगा। इसके बाद एलसीएम लेने में हमें क्या करना होता है, जब इस वाले को सॉल्व करना है तो इस पूरे नीचे वाले हर का भाग इनमें देना होता है जो एलसीएम आया था। इसमें जब भाग देंगे तो यह वाला जो पद है, यह वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी, तो इधर बचेगा x। मतलब कहने का यह है कि इसका गुणा इसमें कर देंगे और इस वाले का गुणा इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर x का गुणा इसमें करेंगे तो 480 x हो जाएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस एज इट इज रहेगा और यहाँ पर 480 और x माइनस 8 बराबर में 3 दिया है तो वह भी एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 480x माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा 480x और इधर 480 का 8 में गुणा हो जाए, लेकिन यह माइनस माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हमने इसका 8 में गुणा कर लिया तो यहाँ पर आया है 3640 और बटे में दिया हुआ है x का गुणा इसमें करेंगे तो x स्क्वायर और x का गुणा 8 से करेंगे तो माइनस का 8x बराबर 3। यहाँ पर 480 माइनस प्लस के हैं, यह प्लस का है माइनस के, तो यह कैंसिल हो जाएंगे, जीरो बचेंगे। अब यहाँ पर जो यह वाला
नीचे दिया हुआ है संख्या उसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा इसके साथ में। तो यहाँ पर बचेगा 3640 बराबर के उस तरफ हो जाएगा। 3 का जब इसमें गुणा कर देंगे तो 3x स्क्वायर और 3 का इसमें करेंगे तो 24x हो जाएगा। इसके बाद जब इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, या इसको उस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर हो जाएगा, इस संख्या को उस तरफ ले जाने पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। यह संख्या उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी 3640 बराबर बचेगा इस तरफ 0, एक तरफ 0 बचेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इस वाली संख्या को उस तरफ ले जाने पर तो इधर रहेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। यह संख्या उस तरफ जाने पर माइनस की हो जाएगी क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर 0, इस तरफ 0 बचेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा और इस समीकरण को सॉल्व करने पर हमें रेलगाड़ी की चाल भी पता चल जाएगी। हमें केवल गणितीय रूप में ही व्यक्त करना था, तो हम यहीं पर इस क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है निम्नलिखित स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें कहा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसमें हमें इसको गणितीय रूप में इसमें व्यक्त करना है, मतलब इसमें हमें समीकरण बना के छोड़ देना है। तो चलिए हम इसमें प्रश्न के अनुसार जो कुछ कहा गया है उसको लिख लेते हैं और इसमें हम धनात्मक पूर्णांकों को मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x व x प्लस 1 है। क्रमागत मतलब क्रम से लिखना है। यदि हमने x माना पहला पूर्णांक तो उसका अगला पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1, इससे भी और अगला हो जाएगा x प्लस 2। तो हमको इसमें दो धनात्मक पूर्णांकों को ही लिखना था। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कहा गया था। यह क्रमागत हैं और इनका गुणनफल करना है। तो गुणनफल यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा इस प्रश्न में कहा गया था। प्रश्न में कहा गया था दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। गुणनफल तो हम इधर गुणा कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा x और x प्लस 1। यह एक धनात्मक पूर्णांक होगा, यह भी एक धनात्मक पूर्णांक इसके अगले वाला हो गया। तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो इसका गुणनफल 306 आता है। अब इसमें जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, x का x 1 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा x बराबर 306। इसके बाद यहाँ पर इस 306 को इस तरफ ले आएंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस हो जाएगा 306। इस तरह से हमें यह, और इस तरफ क्या बचेगा, बराबर 0। तो इस तरह से हमें यह द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमें दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें इसमें गणितीय रूप बस में ही व्यक्त करना था, तो हमने इसको व्यक्त कर दिया। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के दो बराबर मूल हों। यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना हम इस वाले समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर a, b व c के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक a है, इधर x स्क्वायर का गुणांक 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 2 हो जाएगा क्योंकि इधर a की जगह 2 है। इधर b की जगह पर k है तो यहाँ लिखेंगे b बराबर k, और c की जगह पर 3 है तो यहाँ लिखेंगे c बराबर 3। अब हमें यहाँ पर इस समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करना जिसके लिए इस समीकरण के दो बराबर मूल प्राप्त हो जाएं। तो दो बराबर मूल प्राप्त तभी होते हैं जब विविक्त कर का मान 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर मूल होने पर d बराबर 0 होगा। d मतलब इधर विविक्त कर है, विविक्त कर का मान 0 होगा, और d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4, a का मान इधर 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, और c का मान 3 और बराबर में 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इधर k स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, तो इधर हो जाएगा 24 बराबर 0। इसके बाद यहाँ पर यह 24 उस तरफ चला जाएगा तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24। यहाँ से हम k स्क्वायर में वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा तो k बराबर हो जाएगा 24
लेकिन यह प्लस माइनस होगा। आगे जब इसको और सरल करेंगे तो इधर के बराबर हो जाएगा, इसमें से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा और रूट के अंदर बचेगा इधर 6, तो इधर के बराबर प्लस माइनस 2√6 आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है द्विघात समीकरण के x गुणा x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे समीकरण के 2 बराबर मूल हो। इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इधर इसका गुणा कर देंगे तो इधर हो जाएगा kx² हो जाएगा, और k का गुणा और x का गुणा 2 से होगा तो माइनस का 2kx हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, यहाँ पर जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ a का मान k हो जाएगा, a बराबर k, और b की जगह पर इधर 2k है तो इधर हो जाएगा b बराबर 2k। c की जगह पर 6 है तो c बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे बराबर मूल होने पर d बराबर 0 होगा, क्योंकि जब समीकरण के बराबर मूल होते हैं एक जैसे तो उस स्थिति में विविक्त कर का मान 0 होता है। तो यहाँ d की जगह पर हम b² माइनस 4ac लिख सकते हैं, क्योंकि d बराबर b² माइनस 4ac होगा। इसके बराबर 0 लिखना है। अब हमें इधर b, a और c इनके मान यहाँ पर रख देना है। तो इधर लिखेंगे b की जगह पर 2k, तो 2k इसका स्क्वायर है, फिर माइनस 4, a की जगह हमें लिखना है k, इसके बाद c की जगह 6 दिया हुआ है तो 6 लिख लेंगे बराबर 0। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k² एज इट इज रहेगा। इसके बाद यहाँ पर 6 का 4 में गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, माइनस 24k बराबर 0। अब यहाँ पर हमें k का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं k और 4 कॉमन निकल रहा है दोनों पदों में, तो यहाँ से 4k कॉमन निकाल लेंगे तो 4 निकलेगा कॉमन, तो इधर 4 तो बचेगा नहीं, इधर k बचेगा। इधर से 4k निकल जाएगा कॉमन तो 4 के से भाग देना पड़ेगा, तो इधर बचेगा 6 बराबर 0। तो यहाँ पर 4k जब कॉमन निकाला तो इधर बचा k माइनस इधर बचा 6 बराबर 0। तो अब यहाँ पर k का मान निकालना है तो 4k बराबर 0 लिखेंगे एक बार, तो यहाँ हो जाएगा 4k बराबर 0, तो इधर से k बराबर हो जाएगा 0/4, मतलब k बराबर 0 आ जाएगा। इसके बाद यदि हम इसके बराबर 0 लिखें k माइनस 6 बराबर 0, तो इधर k बराबर हो जाएगा माइनस का 6 इधर, तो इस साइड हो जाएगा k बराबर प्लस का 6। तो यहाँ पर k के 2 मान आ चुके हैं, एक k बराबर 0 और एक k बराबर 6 आ चुका है। लेकिन यदि हम k की जगह पर 0 लिखेंगे इस समीकरण में तो यह संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 रखने पर इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। तो इस स्थिति में हम इसमें k का मान 6 मानेंगे। तो अब इधर लिखेंगे k बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः k बराबर नहीं होगा 0। जब k बराबर 0 नहीं होगा तो k का हमारा एक ही मान बचता है 6, तो k की जगह पर हमारा 6 ही इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो k का मान 6 ही होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है गुणनखंड विधि से समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 को हल कीजिए। इसमें हमें जो यह समीकरण दिया हुआ है इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है उसका अचर पद से गुणा करना होता है। तो इधर x² का गुणांक √2 है, तो इस √2 का गुणा हम किससे करेंगे, 5√2 जो अचर पद है। तो यहाँ पर हम √2 का गुणा 5√2 इस अचर पद से कर देंगे। जब इसका √2 का गुणा होगा तो यह तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन यह 5 एज इट इज है तो 5 गुणा 2 हो जाएगा, इसका गुणनफल 2 और यह 5 एज इट इज, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब इनका गुणनफल 10 आ गया है। अब हमें इसी गुणनफल को ऐसे टुकड़ों में बांटना है, इसके ऐसे गुणनखंड लेने हैं कि गुणा करने पर संख्या यही रहे और जोड़ने या फिर घटाने पर यह बीच वाला पद यानी कि 7 रहे।
तो यहाँ पर 10 का गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा और 10 स्वयं होगा। यह संख्याएं इनको विभाजित करती है, इसलिए यह इसके गुणनखंड होंगे। अब इन गुणनखंडों में हमें 2 गुणनखंड लेना है, तो हम यह गुणनखंड ले लेंगे, एक तो 2 ले लेंगे और एक 5, क्योंकि इन 2 गुणनखंडों को हम जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा और इन्हीं दोनों का गुणा करने पर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा गुणनफल आया था। तो हम यहाँ पर 2 और 5 यह 2 गुणनखंड ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √2x², इधर 7 की जगह पर हम लिख लेंगे 5 + 2, तो +5 + 2x + 5√2 = 0। तो यहाँ पर 7x की जगह पर 5 + 2x हमने लिख लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम x का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर √2x², इधर हो जाएगा +5x + 2x, इसमें गुणा कर दिया, फिर +5√2 एज इट इज रहेगा बराबर 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर 2 के जोड़े बना लेंगे। तो इधर 2 के जोड़े बनाने पर क्या करेंगे, अब 2 के जोड़े बनाने के बाद इसमें कॉमन निकालेंगे, उभयनिष्ठ। तो यहाँ से जब हम उभयनिष्ठ देखते हैं तो यहाँ से x बस दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब x इसमें भी है, इसमें भी x है, तो यहाँ से x उभयनिष्ठ ले लेंगे, मतलब कॉमन। तो इधर बचेगा √2 और x भी बचेगा, क्योंकि इधर x की घात 2 है। इधर से हमने x निकाल लिया तो +5 बचेगा और इधर प्लस एज इट इज रहेगा। यहाँ से हम यदि कॉमन निकालें तो यहाँ से हमें √2 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 2 के साथ में √2 का 2 बार गुणा किया गया होता है, क्योंकि 2 का गुणनफल होता है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पर √2 कॉमन आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था √2 का गुणनफल 2 आया था, मतलब √2 का यदि गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर 2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब 2 की जगह पर 2√2 गुणा के रूप में छुपे हुए हैं। तो यहाँ से हम √2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक √2 बचेगा, क्योंकि 2 की जगह पर 2√2 होते हैं। तो यहाँ से जब हम √2 कॉमन निकालेंगे तो इधर एक √2 बचेगा, तो √2 और x यह एज इट इज रहेगा, फिर प्लस इधर से √2 निकल गया तो इधर 5 बचेगा और बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन पूरे पद में यदि यहाँ पर हम देखते हैं तो इस वाले पद में √2x + 5, √2x + 5 इस वाले पद में भी है, तो √2x + 5 पूरे से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर यह चीज़ कॉमन निकल गई तो इधर बचा x, और यहाँ से ये चीज़ कॉमन निकल गई तो इधर बचा +√2 बराबर 0। इसके बाद एक बार हम इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इस गुणनखंड के बराबर 0 लिखेंगे, तो हमें मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो इधर लिखेंगे √2x + 5 बराबर 0, तो इधर हो जाएगा √2x बराबर -5, क्योंकि इधर प्लस में हो सट जाने पर माइनस का, तो इधर हो जाएगा x बराबर -5 बटे में हो जाएगा √2, क्योंकि इधर गुणा में है इसके साथ। तो एक मूल तो हमारा यह हो गया। इसके बाद हम यदि x + √2 बराबर 0 लिखें तो इधर से x बराबर -√2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे और x के 2 मान प्राप्त करके इस समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है गुणनखंड विधि से समीकरण 2x² - x + 1/8 बराबर 0 को हल कीजिए। इसमें हमें इस वाले समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। इसके लिए हम इस क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए इसमें हम 8 का गुणा कर देंगे। 8 का गुणा करने से क्या होगा, इधर 8 का गुणा जब हो जाएगा तो 8 से 8 कैंसिल होकर 1 बचेगा, मतलब यह जो बटे में संख्या दी हुई है यह पूर्ण संख्या के रूप में आ जाएगी। तो हम इस पूरे समीकरण में 8 का गुणा कर देंगे। तो जब इधर 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 x² और इधर माइनस का हो जाएगा 8x प्लस इधर हो जाएगा 8 और 1 8 और बटे में 8 पहले से है बराबर 0। अब यह 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो इधर हो जाएगा 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से अब यह समीकरण हमारा सरल हो गया है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए x² का जो गुणांक है इसका अचर पद से गुणा करेंगे। तो 16 का 1 से गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा। अब हमें 16 के ऐसे 2 गुणनखंड लेना है जोड़ने घटाने पर
8 आ जाए यह बीच वाला पद, और गुणा करने पर 16 का 16 ही रहे। तो हम यहाँ पर 4 और 4 दो गुणनखंड ले लेंगे 16 के, 4 चौको 16 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा 4 4 को जोड़ने पर। तो इधर हम लिखेंगे 16x² और इधर माइनस, इधर 8 की जगह पर 4 प्लस 4 लिख लेंगे और x लिख लेंगे, तो 4 दूनी 8 x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें x का गुणा कर लेंगे, इस माइनस चिन्ह का भी गुणा कर देंगे। तो 16x² माइनस 4x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से 4x प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से हमने इसमें x का और इस माइनस चिन्ह का गुणा कर दिया। अब हमें इसमें दो दो के जोड़े बनाना है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह है इसलिए हम इसको अगले स्टेप में जोड़े बनाएंगे। तो 16x² माइनस 4x, एक जोड़ा यह बन जाएगा, एक जोड़ा इधर माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, इधर हो जाएगा 4x। अब यहाँ जब माइनस चिन्ह कोष्टक के जस्ट बाहर आता है तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर जो संख्या होती है उसके चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा माइनस का और 1 हो जाएगा बराबर 0। इसके बाद अब हम इन कोष्टक के अंदर जो संख्या है उनमें हम उभयनिष्ठ निकालेंगे संख्या। तो इधर से हम 4 और x कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 4 का इसमें और इसमें भी भाग चला जाएगा। तो 4x निकालेंगे जब कॉमन, तो इधर 4 बचेगा क्योंकि 4 चौको 16, 4 बार में भाग चला जाएगा। x भी बचेगा क्योंकि x की घात 2 है। इधर से 4x निकल गया तो इधर बचेगा -1, क्योंकि 4x से कम 4x एक बार में भाग चला जाएगा। फिर माइनस, इधर से कुछ नहीं कॉमन निकल रहा है तो यहाँ से 1 कॉमन जरूर निकाल लेंगे। जब कुछ भी ना निकले कॉमन तो 1 निकाल लेंगे। इसके बाद इधर बचेगा 4x - 1 एज इट इज, क्योंकि 1 निकालने पर कुछ अंतर नहीं पड़ता है, बराबर 0। अब यदि हम इस पूरे समीकरण में देखें तो यहाँ पर इस पद में 4x - 1 और 4x - 1 इस वाले पद में भी है, तो यहाँ से 4x - 1 कॉमन निकालेंगे पूरे से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, जब यह निकल गया तो इधर बचेगा 4x, और यहाँ से जब यह निकल गया तो इधर बचेगा -1 बराबर 0। अब यहाँ से हम पहले इसके बराबर 0 और फिर इसके बराबर 0 लिखकर x के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 1, इधर माइनस का उस तरफ जाने पर प्लस का, तो x बराबर हो जाएगा 1/4, क्योंकि यह 4 गुणा में है इसके साथ, इधर भाग में हो जाएगा। अब यह अगले बार हम इस वाले गुणनखंड के बराबर 0 लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से 4x बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी यह माइनस में है, उस साइड जाने पर प्लस में है, तो इधर x बराबर पुनः 1/4 आ जाएगा, क्योंकि यह 4 गुणा में था। तो x के दो बराबर मान 1/4 और 1/4 प्राप्त हो जाएंगे।